रेंट का चैप्टर शुरू किया था। रेंट जिसको हम लगान भी बोलते हैं। रेंट के चैप्टर में मैंने आपको रेंट का मीनिंग बताया था। एक साधारण बोलचाल की भाषा में इन जनरल रेंट का मतलब हम क्या लेते हैं, इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब क्या लिया जाता है, रेंट की टाइप, कितने प्रकार का रेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग इसमें आता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। आर्थिक लगान और ठेका लगान में क्या अंतर है। मैंने आपको इकोनॉमिक रेंट के बारे में बताया था, आर्थिक लगान के बारे में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट रेंट के बारे में भी बताया था। आपको मैंने बताया था आर्थिक लगान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है। केवल भूमि के प्रयोग के लिए, कर बंदा बताओ भाई। आपको बताया था केवल भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है, जो भुगतान किया जाता है, उसको इकोनॉमिक रेंट या आर्थिक लगान कहते हैं। ये मीनिंग मैंने आपको बताया था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन प्रयोग करने के लिए देता है, लेकिन जमीन के साथ साथ जमीन पर जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, जैसे उसके खेत में ट्यूबवेल है, उसके खेत में एक कमरा भी बना हुआ है, तो उसने अपने जो खेत दिया प्रयोग करने के लिए, उसके साथ साथ उसने ट्यूबवेल की फैसिलिटी भी दे दी, कमरे की फैसिलिटी भी प्रयोग करने के लिए दे दी। तो इन सब के लिए जो पेमेंट की जाती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट या ठेका लगान के नाम से जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेंट पढ़ा था, उसमें इन दोनों का हमने मीनिंग भी पढ़ा था। इन डिफरेंस के अलावा, मीनिंग का डिफरेंस तो हो ही गया, लेकिन इनके अलावा इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में और भी डिफरेंस के पॉइंट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये 16 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंट एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन कई बार ये 16 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। अदरवाइज तो 2 नंबर के लिए भी ये ठीक है, पर कभी कभी ये 16 मार्क्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो 16 मार्क्स के लिए अगर आ जाए तो लिखना तो हमें उतना ही है ना जितना दिया हुआ। हमें जो दिया हुआ है हमें उतना ही लिखना है, यानी कि हम रेंट के टाइप्स लिख देंगे और इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में जो भी डिफरेंस के पॉइंट है वो सारे लिख देंगे। तो पहला डिफरेंस तो दोनों का जो मीनिंग मैंने बताया वो डिफरेंस का पॉइंट हो गया। उसके अलावा इकोनॉमिक रेंट यानी कि आर्थिक लगान और ठेका लगान में क्या डिफरेंस का पॉइंट है। इसमें नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट मीनिंग के अलावा सेकंड डिफरेंस जो है, इकोनॉमिक रेंट क्या होता है। जो इकोनॉमिक रेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल लैंड कॉस्ट एंड इंट्रा मार्जिनल लैंड कॉस्ट। यानी कि जो आर्थिक लगान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि जो मार्जिनल लैंड की कॉस्ट है। मार्जिनल लैंड का मतलब है जो सीमांत भूमि है। सीमांत भूमि क्या होती है, आपको मैंने कल बताया था, जो ऊपर टेबल बनी है इसमें मैंने बताया था, अगर 4 कैटेगरी की लैंड को यूज किया जा रहा है, ए बी सी डी। ए कैटेगरी की लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल है, बी कैटेगरी की लैंड उससे कम उपजाऊ है, सी कैटेगरी की लैंड उससे भी कम उपजाऊ है, डी कैटेगरी की जो लैंड है ये मार्जिनल लैंड है, यानी कि सबसे घटिया भूमि, जिसको बंजर भूमि भी कहते हैं। डी कैटेगरी की भूमि से घटिया भूमि हमारे पास कोई भी नहीं। तो ये जो सबसे घटिया भूमि है, डी कैटेगरी की भूमि है, इसको मार्जिनल लैंड कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक रेंट है यानी कि आर्थिक लगान है, ये किसका डिफरेंस माना जाता है, जो आपकी मार्जिनल लैंड है, मार्जिनल लैंड की जो कॉस्ट आई है और इंट्रा मार्जिनल लैंड की जो कॉस्ट या प्रोडक्शन आया है, कॉस्ट कह दो या प्रोडक्शन। जैसे मार्जिनल लैंड डी कैटेगरी की भूमि पर प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन हो रहा है 4, और इंट्रा मार्जिनल लैंड का मतलब होता है, अंतर सीमांत भूमि का मतलब होता है कि डी से पहले जो भी भूमि है, सी बी ए, ये इंट्रा मार्जिनल लैंड कहलाएगी। डी से पहले जितनी भी कैटेगरी की भूमि है उसको हम इंट्रा मार्जिनल लैंड कहते हैं। तो इकोनॉमिक रेंट आर्थिक लगान क्या होता है, ये जो मार्जिनल लैंड है और इससे पहले की जो जमीन है इंट्रा मार्जिनल लैंड है,
इसकी प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है। जैसे ए को रेंट कितना मिलेगा, 10 और 4 का डिफरेंस 6 मिलेगा, 6 इसका रेंट हो गया। बी का रेंट कितना माना जाएगा, जो बी का प्रोडक्शन है और जो सबसे घटिया भूमि का प्रोडक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 और 4 का डिफरेंस, 8 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 8 और 4 का डिफरेंस 4 हो गया। सी का रेंट कितना होगा, 6 और 4 का डिफरेंस यानी कि 2 होगा। तो सबसे घटिया भूमि जो होती है उसको मार्जिनल लैंड कहते हैं, यानी कि सीमांत भूमि कहते हैं। उससे पहले जितनी भी भूमि है उसको इंट्रा मार्जिनल लैंड यानी कि अंतर सीमांत भूमि कहते हैं। तो इकोनॉमिक रेंट क्या हुआ, इकोनॉमिक रेंट डिपेंड करता है जो मार्जिनल लैंड का प्रोडक्शन है और इंट्रा मार्जिनल लैंड की जो प्रोडक्शन है या कॉस्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया। यस मैम। 10 4 का अंतर Yes, 6, ma'am. 8 4 का अंतर 4, 6 4 का अंतर 2। इस तरह से इकोनॉमिक रेंट डिटरमिन किया जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट को हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, ठेका लगान को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेंट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। ये डिपेंड करता है कि लैंड की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होता है, ठेका लगान होता है, उसमें केवल जमीन प्रयोग करने के लिए नहीं दी जाती, जमीन के ऊपर जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं वो भी तो प्रयोग करने के लिए दी जाती है। जैसे ट्यूबवेल की फैसिलिटी है, कमरे की फैसिलिटी है, जमीन के साथ साथ उन फैसिलिटीज को भी प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट या ठेका लगान डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है, ऐसी जमीन की कितनी डिमांड है जिसके ऊपर फैसिलिटीज भी है, और ऐसी जमीन की कितनी सप्लाई, उसी के बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रेंट डिटरमिन। तो दोनों को डिटरमिन करने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट आता है इसी में, इकोनॉमिक रेंट यानी कि जो हमारा आर्थिक लगान है। इकोनॉमिक रेंट के बारे में क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अर्लियर। इसको हम पहले डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक रेंट को हम पहले डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, एडवांस में हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल लैंड प्रोडक्शन या कॉस्ट और इंट्रा मार्जिनल लैंड और प्रोडक्शन। क्योंकि ये जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है, इकोनॉमिक रेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मार्जिनल लैंड और इंट्रा मार्जिनल लैंड के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर पहले वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो मार्जिनल लैंड है हमारी डी है, यानी कि डी भूमि सबसे घटिया है। हो सकता है कि आज डी भूमि सबसे घटिया हो, कल को हो सकता है कि डी भूमि से भी कोई घटिया भूमि आ जाए और हम ई भूमि के ऊपर प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। जब ई भूमि हमें मिल जाएगी जो कि डी से भी घटिया है, तो वो ई भूमि हमारी मार्जिनल लैंड बन जाएगी, सीमांत भूमि बन जाएगी, सबसे घटिया भूमि या बंजर भूमि बन जाएगी। जब डी से भी घटिया भूमि हमें उपलब्ध हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं कि मार्जिनल लैंड हमेशा डी ही रहे, डी से ये मार्जिनल लैंड डी से आगे भी सरक सकती है, डी से भी घटिया भूमि कोई हमें मिल सकती है। जब डी से घटिया भूमि मिलेगी तो वो घटिया भूमि मार्जिनल लैंड कहलाएगी, सीमांत भूमि कहलाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो इकोनॉमिक रेंट है इसको हम पहले डिटरमिन नहीं कर सकते, एडवांस में नहीं बता सकते कि सबसे बढ़िया भूमि पर प्रोडक्शन इतना है, सबसे घटिया भूमि पर प्रोडक्शन इसका इतना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगान है। क्योंकि घटिया भूमि हमें डी से भी घटिया भूमि हमें कोई मिल सकती है, ई भूमि भी हमें मिल सकती है। जब ई भूमि मिलेगी हो सकता है कि उसके ऊपर 2 ही प्रोडक्शन हो रहा, ई भूमि मिली उसके ऊपर 2 प्रोडक्शन है, तो ए भूमि को रेंट कितना मिलेगा, 10 और 2 का अंतर 8 रेंट हो जाएगा, उसका रेंट बढ़ जाएगा। बी भूमि का 8 और 2 6 हो जाएगा रेंट, बी भूमि का रेंट भी बढ़ जाएगा, सी का भी रेंट बढ़ जाएगा। और डी भूमि को पहले तो रेंट मिल ही नहीं रहा था क्योंकि डी तो पहले सबसे घटिया थी। अब डी से भी घटिया भूमि आ गई तो डी भूमि को भी रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इकोनॉमिक रेंट है, ये जो आर्थिक लगान है, इसको हम एडवांस में डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हमें डी से भी घटिया भूमि मिल जाए। जब डी से घटिया भूमि मिलेगी तो इससे पहले जितनी भी भूमि होगी उन सब का रेंट चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इनको एडवांस में डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होता है इसको तो हम एडवांस में डिटरमिन कर सकते हैं। हमें पता है कि कितनी जमीन है जिसके ऊपर हमें फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्यूबवेल है,
कमरा है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई से डिटरमिन होता है। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई तो हमें पता है सप्लाई कितनी है मार्केट में, हमें पता है डिमांड कितनी है, तो इसको तो हम पहले डिटरमिन कर सकते हैं। ठेका लगान को, कॉन्ट्रैक्ट रेंट को पहले डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक रेंट है ये पहले एडवांस में डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस Yes, मैम। ma'am. अब उसके बाद Yes, नेक्स्ट ma'am. डिफरेंस का पॉइंट, हाँ जी देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट हमारा क्या बनता है? नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है कि जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है, यानी कि आर्थिक लगान है, आर्थिक लगान इट इज अवेलेबल ऑन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात को नहीं कहते। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि जो रेंट है, आर्थिक लगान है, वो केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है, बाकी उत्पादन के साधनों पर आर्थिक लगान उत्पन्न नहीं होता, इकोनॉमिक रेंट उत्पन्न नहीं होता। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि जो आर्थिक लगान है, इट इज अवेलेबल ऑन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर उत्पादन के साधन को आर्थिक लगान मिलता है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, हर उत्पादन के साधन को आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट मिलता है। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्लासिकल तो कहते हैं कि केवल भूमि के ऊपर लगान मिलता है, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे लगान नहीं मिलता, रेंट नहीं मिलता। लेकिन जो लेकिन जो दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, उसके बारे में क्या विचार है? ये भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेंट के बारे में क्या कहते हैं? इट इज अवेलेबल ऑन लैंड। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इट इज अवेलेबल ऑन, ये आपका है, इसमें तो था कि इट इज अवेलेबल ऑन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आर्थिक लगान तो हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे मिलता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट है ये सिर्फ लैंड के ऊपर मिलता है, क्योंकि लैंड के ऊपर ही तो सुविधाएं होंगी, ट्यूबवेल की सुविधा है या कमरे की सुविधा है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट की बात करते हैं, ठेका लगान की बात करते हैं, तो वो केवल लैंड पे है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान की बात करते हैं, तो आर्थिक लगान तो उत्पादन के हर साधन को मिलता है, लैंड को भी मिलेगा, लेबर को भी मिलेगा, कैपिटल को भी मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को भी मिलेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. यस Um, मैम। तीसरा पॉइंट आता है इन दोनों में डिफरेंस का। अगर हम इकोनॉमिक रेंट की बात करें, आर्थिक लगान की बात करें, आर्थिक लगान कैसे डिटरमिन होता है? आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट, इट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय बोथ पार्टीज। आर्थिक लगान को पार्टीज डिटरमिन नहीं करती हैं। आर्थिक लगान तो कैसे डिटरमिन होता है? मार्जिनल लैंड और इंट्रा मार्जिनल लैंड के प्रोडक्शन के डिफरेंस से डिटरमिन होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था ना, कैसे डिटरमिन हो रहा है? ये सबसे घटिया भूमि, डी भूमि, उससे पहले जो भूमि है उसको इंट्रा मार्जिनल लैंड कहते हैं, अंतर सीमांत भूमि कहते हैं। उनकी जो प्रोडक्शन का डिफरेंस है, ऐसे लगान, ऐसे रेंट डिटरमिन होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रेंट तो ऐसे डिटरमिन होता है, ये दोनों पार्टीज डिटरमिन नहीं करती हैं। ये तो हम देखते हैं कि हमारी घटिया भूमि में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, और घटिया भूमि से ऊपर जितनी भी भूमि है उनका क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उनके प्रोडक्शन के डिफरेंस के हिसाब से हम रेंट डिटरमिन करते हैं। दोनों पार्टीज खुद डिटरमिन नहीं करती हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, इसको तो दोनों पार्टीज ही डिटरमिन करती हैं। इसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि घटिया भूमि का प्रोडक्शन कितना है, उससे पहले वाली भूमि का प्रोडक्शन कितना है, ऐसा नहीं देखा जाता। कॉन्ट्रैक्ट रेंट को दोनों पार्टीज खुद डिटरमिन करती कि जमीन जिसके ऊपर ट्यूबवेल है, जिसके ऊपर कमरा है, उस जमीन की क्या कीमत ली जाएगी। वो मार्जिनल लैंड, इंट्रा मार्जिनल लैंड के प्रोडक्शन के डिफरेंस के ऊपर रेंट डिटरमिन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। लेकिन इकोनॉमिक रेंट इसी तरीके से डिटरमिन होता है, ये पार्टीज डिटरमिन नहीं करती। ये डिटरमिन होता है मार्जिनल लैंड, घटिया भूमि, और उससे ऊपर वाली जितनी भी भूमि है उनके प्रोडक्शन के डिफरेंस से डिटरमिन होता है। इसको पार्टीज डिटरमिन नहीं करती। इकोनॉमिक रेंट को, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट रेंट को पार्टीज डिटरमिन करती हैं। आर्थिक लगान, इकोनॉमिक लगान को पार्टीज डिटरमिन नहीं करती। इसी तरह से नेक्स्ट डिफरेंस है, ये जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है, यानी कि आर्थिक लगान है, इट कैन बी चेंज्ड
इफ मार्जिनल लैंड शिफ्ट, अभी मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया कि ये जो हमारा आर्थिक लगान है ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? अगर मार्जिनल लैंड हमारी शिफ्ट हो जाएगी। यही एग्जांपल मैं दूं, पहले तो हमारे पास ए बी सी डी कैटेगरी की भूमि थी, अब मान लो डी से भी घटिया भूमि आ गई, ई भूमि आ गई, ठीक है। तो हमारी घटिया भूमि मार्जिनल लैंड शिफ्ट कर गई, क्योंकि डी से भी घटिया भूमि आ गई, उसके ऊपर 2 टन प्रोडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर हमारी घटिया भूमि मार्जिनल लैंड शिफ्ट हो गई, पहले मार्जिनल लैंड डी थी, अब मार्जिनल लैंड आ गई ई, उसके ऊपर 2 टन प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हमारी घटिया भूमि सीमांत भूमि मार्जिनल लैंड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है ये चेंज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक रेंट आर्थिक लगान चेंज हो जाता है अगर मार्जिनल लैंड घटिया भूमि बंजर भूमि शिफ्ट हो जाती। डी से भी घटिया भूमि आ गई तो मार्जिनल, तो हमारा ये इकोनॉमिक रेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट की बात करें, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी चेंज बाय बोथ पार्टीज, सॉरी इट कैन बी चेंज बाय बोथ पार्टीज बाय चेंजिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, इसको अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज तो दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके इसके टर्म्स कंडीशंस को कभी भी चेंज कर सकती हैं। आज हमने एक जमीन जिसके ऊपर ट्यूबवेल है, कमरा है, आज हम उस जमीन की जो रेंट वसूल कर रहे हैं, मान लो हम 20,000 रेंट वसूल कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली बार हम इस टर्म्स कंडीशन को चेंज करके इसका रेंट 20 से 22 कर दें, 22,000 बढ़ा 2,000 और बढ़ा दें, 20,000 से 22,000 कर दें। तो कहने का मतलब है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट है, ठेका लगाना है, इसको दोनों पार्टीज मिलकर टर्म्स कंडीशन में चेंज करके इसको चेंज कर सकती है। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है, ये तो तभी चेंज होता है अगर हमारी मार्जिनल लैंड शिफ्ट करती है। डी से भी घटिया भूमि आ जाएगी तो ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं। तो इसके साथ हमारा इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में डिफरेंस कंप्लीट हो। हाँ जी, समझ में आ गया? यस मैम। इसको याद करना है अच्छे यस से। मैम। 16 नंबर के लिए भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर के लिए भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। 16 नंबर के लिए आएगा तो पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंट एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। लगान क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, आर्थिक लगान और ठेका लगान में अंतर स्पष्ट करें। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में सीधा डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो सीधा हमने डिफरेंस लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, 2 नंबर के लिए आ जाए तो। अब उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग कर रहे हैं थियरीज ऑफ रेंट, लगान के सिद्धांत। लगान के 2 सिद्धांत पढ़ने हैं, इनमें से एक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 16 नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 तो आपके थ्योरीज के क्वेश्चन ही बनते हैं, और उसके अलावा एक जो लास्ट हेडिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट हेडिंग प्राइस एंड रेंट का पढ़ेंगे, लगान और कीमत का हेडिंग पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो कहने का मतलब है, इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन 16 मार्क्स के बनते हैं। 2 तो यही हैं, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, और तीसरा प्राइस एंड रेंट, जो कि लास्ट हेडिंग हम इसमें पढ़ेंगे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपने अगर इस रेंट के चैप्टर को अच्छे से याद कर लिया तो आप समझ लो कि आपका तीसरे यूनिट का एक क्वेश्चन तैयार हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, तीसरे यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, और 3 चैप्टर मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से 3 चैप्टर हैं? आपको मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये 3 चैप्टर आपके तीसरे यूनिट के हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 में से एक क्वेश्चन होगा। ये दोनों चैप्टर रिजेंबल करते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। इसमें जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे काफी रिजेंबल करते हैं। तो 6 और 7 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और रेंट में से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो रेंट का चैप्टर याद कर लिए, समझ लो आपने यूनिट नंबर 3 आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो रेंट का चैप्टर सबको बहुत अच्छे से करना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कल चैप्टर कंप्लीट किया यूनिट नंबर 2 में, ये आपने सबने अच्छे से करना है। ये 2 चैप्टर याद हो गए तो आपके 2 यूनिट तैयार हो गए। ठीक है, और पहले यूनिट में पहले 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन मिलेगा होपफुली।
और मोनोपोली में से एक क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। पहले 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन और मोनोपोली में से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जैसे आपको बता रही हूँ, अगर तो इस तरीके से भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो पास होना मुश्किल नहीं है। सिलेक्टेड चैप्टर्स भी आप कर लोगे तो बड़े अच्छे से और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो ये जो रेंट के सिद्धांत हमने पढ़ने हैं, थ्योरीज ऑफ रेंट बहुत अच्छे से करनी है, मुश्किल नहीं है। साथ साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सबसे पहले रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने रेंट लगान का सिद्धांत दिया। लेकिन रिकार्डो ने जब लगान का सिद्धांत दिया, रिकार्डो से पहले कई इकोनॉमिस्ट ने लगान के बारे में अपने विचार रखे थे। रिकार्डो से पहले भी कई इकोनॉमिस्ट ने विचार रखे थे, जैसे जेम्स एंडरसन, ये एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने रेंट के बारे में अपने विचार रिकार्डो से पहले रखे थे। जेम्स एंडरसन ने रेंट के बारे में क्या बोला है? जेम्स एंडरसन के अनुसार भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, यानी कि फर्टिलिटी में अंतर होता है। हर भूमि एक जैसी उपजाऊ नहीं होती, हर जमीन एक जैसी फर्टाइल नहीं होती। कुछ जमीन ज्यादा फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल होती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जेम्स एंडरसन का ये विचार है कि हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि के ऊपर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। जेम्स एंडरसन ने ये बोला कि हम भूमि के ऊपर उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है हम विस्तृत खेती करते हैं। अब ये विस्तृत खेती क्या होती है, इसके बारे में हमने समझना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कई कैटेगरी की भूमि है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये कई कैटेगरी की भूमि हो गई। ए ग्रेड की भूमि सबसे बढ़िया भूमि है, बी ग्रेड की भूमि उससे घटिया है, सी उससे घटिया है, डी सबसे घटिया है, जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं या मार्जिनल लैंड कहते हैं। तो जेम्स एंडरसन का ये विचार है कि अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम भूमि के ऊपर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर हमें बढ़िया भूमि प्रोडक्शन करने के लिए नहीं मिली, ए भूमि हमें नहीं मिली, तो घटिया किस्म की भूमि पर हम खेती करें। क्योंकि एक ए कैटेगरी की भूमि मान लो सभी ने ले ली, ए कैटेगरी की भूमि हमारी इकोनॉमी में है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अगर ए कैटेगरी की भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो उससे घटिया बी कैटेगरी की भूमि पर हम प्रोडक्शन करेंगे, खेती करेंगे। जब हम बी कैटेगरी की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे तो जो बढ़िया भूमि है, बढ़िया भूमि पर खेती करके जो हमें अधिक प्रोडक्शन मिलेगा वही तो रेंट कहलाएगा। कैसे? जैसे मैं सेम आपको टेबल बताऊं, जैसे मैंने पहले टेबल बताई थी। ए कैटेगरी की भी भूमि, बी सी डी कैटेगरी की भूमि है। तो जेम्स एंडरसन ने कहा कि हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत खेती करते हैं। विस्तृत खेती का मतलब है सबसे पहले हम सबसे बढ़िया भूमि पर, जो सबसे फर्टाइल भूमि ए है, इसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे। जब हमें ए भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो हम बी भूमि पर जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन करेंगे। बी भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो सी पे जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन करेंगे। सी अवेलेबल नहीं होगी तो डी पे जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब हम बढ़िया भूमि से घटिया भूमि पर जाते हैं तो जो प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है वही तो रेंट कहलाता है। जैसे ए कैटेगरी की लैंड अगर हमें अवेलेबल नहीं हुई तो हम बी कैटेगरी की लैंड भी हमने यूज करनी शुरू कर दी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ए कैटेगरी की भूमि को लगान कितना मिलेगा? अभी हमारे पास मान लो 2 कैटेगरी की भूमि है, ए और बी है। ए पर 10 प्रोडक्शन हो रहा है, 10 टन, बी पे 8 टन हो रहा है। सी पे अभी हम नहीं गए हैं, हमारे पास अभी बी ही है मान लो। तो ए कैटेगरी को लैंड कितना मिलेगा? 10 और 8 का डिफरेंस 2। ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. क्योंकि अभी मान लेते हैं हम सी नहीं अवेलेबल, सी नहीं है, डी नहीं है। सबसे पहले हमने ए कैटेगरी की जमीन के ऊपर प्रोडक्शन किया। अब ए कैटेगरी की जमीन पर प्रोडक्शन किया तो 10 टन मिल रहा है। अब ए कैटेगरी की जमीन अवेलेबल नहीं है तो बी कैटेगरी पे जाएंगे। बी कैटेगरी की तो हमारे पास काफी अवेलेबल है और बी कैटेगरी की जमीन के ऊपर प्रोडक्शन हमें 8 टन मिल रहा है। बी कैटेगरी की अभी काफी अवेलेबल है। जब बी नहीं मिलेगी तभी तो सी पे जाएंगे, लेकिन बी अभी मान लेते हैं काफी अवेलेबल है। तो फिर ए का रेंट कितना होगा? ए और बी के प्रोडक्शन का डिफरेंस 10 और 8 का डिफरेंस 2।
जब बी भी अवेलेबल नहीं होगी तो सी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे तो ए को भी रेंट मिलेगा, बी को भी रेंट मिलेगा। ए का रेंट कितना हो जाएगा, 10 और 6 का डिफरेंस 4। बी का रेंट कितना हो जाएगा, 8 और 6 का डिफरेंस 2। ठीक है, क्योंकि अभी हम सी कैटेगरी की भूमि हमारे पास बहुत अवेलेबल है। जब सी भी अवेलेबल नहीं होगी तो डी पे जाएंगे। ठीक है, जब ये अवेलेबल नहीं होगी तो उससे अगली भूमि पे जाएंगे। सी अवेलेबल नहीं तो डी पे जा रहे हैं। तो ए को रेंट कितना मिलेगा, 10 और 6, 10 और 4 का अंतर 6। बी का हो गया 8 और 4 का अंतर 4। सी का हो गया 6, 4 का अंतर 2। डी को कोई रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि डी सबसे घटिया भूमि है। तो ये जो खेती हो रही है, ये टेबल से मेरे को ये क्या पता चल रहा है, ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का एग्जांपल है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का ये टेबल कि सबसे बढ़िया भूमि नहीं मिलेगी तो उससे घटिया पे जाएंगे, जब बी अवेलेबल नहीं होगी तो सी पे जाएंगे, सी अवेलेबल नहीं होगी तो डी पे जाएंगे। तो ये जेम्स एंडरसन ने कहा है कि जब बढ़िया कैटेगरी की भूमि अवेलेबल नहीं होगी, उस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम उससे घटिया भूमि पे जाएंगे। तो बढ़िया भूमि और घटिया भूमि का प्रोडक्शन का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। हाँ जी, समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. ये तो ये जेम्स एंडरसन के विचार थे। Yes, ma'am. जेम्स एंडरसन के बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए, माल्थस। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी भी दी थी, और रेंट के बारे में भी माल्थस ने बताया। माल्थस ने रेंट के बारे में क्या बताया, माल्थस ने क्या कहा है कि एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर हम इंटेंसिव कल्टीवेशन, अब यहाँ इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात की गई। जेम्स एंडरसन ने किसकी बात की थी, जेम्स एंडरसन ने तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात की थी, विस्तृत खेती की बात की थी। लेकिन माल्थस ने किसकी बात की है, इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात की। इंटेंसिव कल्टीवेशन को हम कहते हैं गहन खेती, गहन खेती या इंटेंसिव कल्टीवेशन। गहन खेती क्या होती है, जब हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर लेबर और कैपिटल की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। यानी कि हमारे पास ए कैटेगरी की जमीन है, हम क्या करते हैं, वही हमारे पास जमीन है, हम उसी के ऊपर लेबर ज्यादा लगा रहे हैं, उसी के ऊपर कैपिटल पूंजी ज्यादा लगा रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बी ग्रेड की भूमि पे नहीं जा रहे, सी पे नहीं जा रहे, एक ग्रेड की भूमि हमारे पास है, उसी के ऊपर बार बार हम लेबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसी के ऊपर पूंजी की मात्रा बढ़ाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। ये पॉइंट समझ में आया, इंटेंसिव कल्टीवेशन गहन खेती क्या होता है, Yes, ma'am. एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार लेबर बढ़ाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो माल्थस माल्थस ने इंटेंसिव कल्टीवेशन गहन खेती की बात की, जबकि जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की, विस्तृत खेती की बात की। तो माल्थस ने कहा कि जब हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार लेबर बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, क्योंकि हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार लेबर लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। घटते प्रतिफल का नियम क्या बताता है कि जब बार बार एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर लेबर लगाते हैं तो प्रोडक्शन हर बार हमें पहले से कम मिलता है, तभी तो हम कहेंगे कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन हर बार पहले से कम मिलता है। मान लो पहले हमें प्रोडक्शन 8 टन मिला, अगली बार फिर हमने उसके ऊपर लेबर और लगा दी, उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर लेबर लगा दी, कैपिटल लगा दी, अब हमें प्रोडक्शन केवल 6 टन ही मिल रहा है। फिर हम और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर और लेबर लगा रहे हैं और कैपिटल लगा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन अब हमें पहले से भी कम मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हर बार लेबर कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन पहले से कंपैरेटिवली कम ही मिल रहा है। ठीक है, क्यों कम मिलता है, क्योंकि घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, इसलिए हर बार प्रोडक्शन पहले से कम होता है। ठीक है, प्रोडक्शन पहले से कम होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है लैंड की, उस भूमि का टुकड़ा तो एक ही है, उसकी सीमांत उत्पादकता हर बार कम होती जाती है। ठीक है, पहली जब हमने लेबर कैपिटल पहली लगाई, उससे जब जितना हमें प्रोडक्शन मिला, दूसरी लेबर कैपिटल की डोज लगाई, दूसरी लेबर की कैपिटल डोज लगाने से प्रोडक्शन हमें उससे भी कम मिली। तो जो प्रोडक्शन का डिफरेंस है
पहली डोज लगाने पर प्रोडक्शन मान लो 8 टन मिला, दूसरी बार लेबर लगाई और लेबर लगा दी तो प्रोडक्शन हमें 6 टन मिल रहा है। तो जो डिफरेंस होगा 8 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो रेंट कहलाएगा। यानी कि लेबर कैपिटल की पहली डोज और लेबर कैपिटल की दूसरी डोज से प्रोडक्शन का जो भी डिफरेंस आता है वो रेंट कहलाता है। हाँ जी, ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. आगे इसी को हम इंटेंसिव कल्टीवेशन को आगे हम टेबल से भी समझेंगे, अभी इसी में आएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमने माल्थस के विचार पढ़े रेंट के बारे में, हमने जेम्स एंडरसन के विचार रेंट के बारे में पढ़े। जब रिकार्डो ने अपना सिद्धांत दिया रेंट का, तो रिकार्डो ने क्या किया, माल्थस और जेम्स एंडरसन इन दोनों के विचारों को मिलाकर उसने अपना सिद्धांत बना दिया। रिकार्डो ने लगान का जो सिद्धांत अपना बनाया, उसमें उसने माल्थस के विचार भी लिए हैं और जेम्स एंडरसन के विचार भी लिए। इन दोनों के विचारों को मिलाकर उसने अपना सिद्धांत बनाया। यानी कि रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत में इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहन खेती को भी लिया है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और विस्तृत खेती को भी लिया। दोनों खेती को लिया रिकार्डो ने अपने सिद्धांत। हाँ जी, बात समझ में आई? Yes, ma'am. रिकार्डो ने माल्थस, जेम्स एंडरसन दोनों के विचारों को लेकर अपना लगान का सिद्धांत बनाया और रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत अपनी एक किताब में उसने अपने लगान के सिद्धांत की उसने डिटेल से लगान के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। उसने एक किताब लिखी थी रिकार्डो ने 1817 में, 1817 में रिकार्डो ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल टैक्सेशन। ये 1817 में रिकार्डो ने किताब लिखी थी। उसमें उसने रेंट के सिद्धांत की, लगान के सिद्धांत की उसने व्याख्या की। तो अब हमने पढ़ना है कि ये जो रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है, ये किन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। रिकार्डो का लगान का सिद्धांत किन अजम्पशंस पे बेस्ड है? अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की मान्यताएं, अजम्पशंस। इस मान्यता के ऊपर आधारित है, पहला, भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है, भूमि के उपजाऊपन में अंतर होता है। यानी कि सारी भूमि एक जैसी नहीं होती। जैसे अभी पीछे मैंने टेबल में बताया 4 कैटेगरी की भूमि ली, ए कैटेगरी की भूमि, बी सी डी, सबकी फर्टिलिटी अलग अलग है। रिकार्डो ने बताया कि कई तरह जो भूमि की, जो अगर हम 4 कैटेगरी की भूमि ले रहे हैं तो सब भूमि के उपजाऊपन में अंतर मिलेगा, एक जैसी भूमि नहीं मिलेगी। ए कैटेगरी की भूमि सबसे फर्टाइल है, बी की उससे घटिया है, सी की उससे घटिया, डी की सबसे घटिया है। तो भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है, हर भूमि की फर्टिलिटी, उपजाऊपन अलग अलग होता है। पहली एजम्पशन ये ली गई है। दूसरी एजम्पशन ली गई है कि भूमि की पूर्ति अर्थव्यवस्था में स्थिर है, यानी कि लैंड, सप्लाई ऑफ लैंड इकोनॉमी में, सप्लाई ऑफ लैंड इकोनॉमी में कांस्टेंट। अर्थव्यवस्था में भूमि की पूर्ति स्थिर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भूमि प्रकृति की देन है। भूमि हमें किससे मिली है? नेचर ने हमें भूमि दी है। हमने, मनुष्य ने, आदमी ने खुद तो भूमि नहीं बनाई। भूमि किसने दी है? नेचर से हमें भूमि मिली और नेचर ने भूमि की सप्लाई इकोनॉमी में फिक्स दी है। जितनी भूमि की मात्रा है वो तो उतनी ही रहेगी इकोनॉमी में। मैं पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रही हूँ। आप तो अपनी भूमि को बढ़ा सकते हो, जितनी लैंड आपके पास है और लैंड परचेज करोगे तो आपकी लैंड की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रही हूँ। तो पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में हम लैंड की सप्लाई को तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लैंड हमें नेचर ने दी। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. लैंड हमें नेचर से मिली है, लैंड की सप्लाई को हम इकोनॉमी में नहीं बढ़ा सकते। इस एजम्पशन के ऊपर रिकार्डो का लगान का सिद्धांत बेस्ड है। तीसरा है, भूमि का केवल एक ही प्रयोग, यानी कि खेती किया गया। रिकार्डो रिकार्डो ने लैंड का केवल एक ही यूज लिया है। रिकार्डो के अनुसार हम लैंड का यूज केवल कल्टीवेशन के लिए करेंगे, खेती करने के लिए करेंगे। लैंड का प्रयोग और किसी काम के लिए नहीं करेंगे। एक्चुअल में तो हम लैंड का प्रयोग कई कामों के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी कर सकते हैं, और कामों के लिए भी कर सकते हैं, खेती के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन रिकार्डो ने तो लैंड का केवल एक ही यूज लिया और वो उसने यूज लिया खेती।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा assumption आती है, रिकार्डो ने assumption ली है भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक, मौलिक का मतलब है ओरिजिनल और अविनाशी यानी कि इनडिस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब है रिकार्डो ने ये माना है कि जो जमीन की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, ये ओरिजिनल है, मौलिक है। ओरिजिनल या मौलिक का मतलब है कोई भूमि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, कोई भूमि उससे कम उपजाऊ है, ये तो प्रकृति ने बनाई है ना। प्रकृति ने किसी भूमि को ज्यादा उपजाऊ बना दिया, नेचर ने किसी भूमि को बहुत फर्टाइल बना दिया और नेचर ने ही किसी भूमि को बंजर बना दिया। ठीक है, रिकार्डो ये कहता है कि जो भूमि का उपजाऊपन है, उसकी फर्टिलिटी है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब है नेचर ने हमें फर्टिलिटी दी है कि किसी भूमि को उसने फर्टाइल बनाया, किसी को उसने बंजर बना दिया। और उसने कहा है कि ये अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जो उपजाऊपन जो उपजाऊपन भूमि का नेचर ने बनाया है, ये ये फर्टिलिटी खत्म नहीं होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है, यानी कि ये फर्टिलिटी खत्म नहीं होती। जबकि हम इस assumption की जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो हम इस assumption को भी क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इसने कहा कि जो भूमि की फर्टिलिटी है वो अविनाशी होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम भूमि में खाद ना डालें तो क्या उसकी फर्टिलिटी वैसी रहती है? उसका उपजाऊपन तो धीरे-धीरे कम होता जाता है। हाँ जी, होता है कि नहीं होता ऐसे? Yes, अगर हम ma'am. खाद नहीं डालेंगे, हमें तो भूमि की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए खाद डालनी पड़ती है। और अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो धीरे-धीरे उसका उपजाऊपन कम होता जाता है। लेकिन रिकार्डो ने इस बात को नहीं माना है। रिकार्डो का ये कहना है कि जो भूमि की फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, ये ओरिजिनल है, यानी कि प्रकृति ने दिया है और ये कभी नष्ट नहीं होता। जबकि उपजाऊपन धीरे-धीरे तो कम होता जाता है। जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो इस assumption को भी हम क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि assumption ली गई है तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। रिकार्डो क्या मान के चलता है कि जैसे-जैसे हम एक भूमि के टुकड़े के ऊपर बार-बार प्रोडक्शन करेंगे, तो घटते प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई होगा। यानी कि हर बार जब हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, तो हर बार प्रोडक्शन पहले से कम मिलेगा। ठीक है? क्योंकि भूमि की फर्टिलिटी कम होती जाती है ना, तो प्रोडक्शन हमें पहले से हर बार कम मिलता है। चाहे हम उस भूमि के टुकड़े के ऊपर पूंजी ज़्यादा लगा दें, पैसा ज़्यादा लगा दें, लेबर और बढ़ा दें, लेकिन भूमि की फर्टिलिटी क्योंकि कम होती जाती है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर घटते प्रतिफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट assumption है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी भी भूमि है जिसको रेंट नहीं मिलता। जैसे पीछे मैंने टेबल में बताया था, डी कैटेगरी की भूमि है। डी कैटेगरी की भूमि तो सबसे घटिया भूमि है, बंजर भूमि है। आपने वो पीछे टेबल में किया था। ये डी कैटेगरी की भूमि मार्जिनल लैंड है, इसको कोई रेंट नहीं मिलता। तो रिकार्डो ने इस बात को माना है कि इकोनॉमी में एक भूमि ऐसी भी होगी जिसको कोई भी रेंट नहीं मिलेगा, यानी कि बंजर भूमि भी है। इस बात को रिकार्डो ने माना है। नेक्स्ट assumption ली है, सबसे पहले सबसे बढ़िया भूमि पर खेती की जाए। रिकार्डो ने इस बात को भी माना है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा, सबसे पहले सबसे बढ़िया भूमि पर प्रोडक्शन करेगा। जैसे ए कैटेगरी की भूमि को सबसे ज्यादा फर्टाइल माना गया है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन तो ए कैटेगरी की भूमि पे होगा। जब ए कैटेगरी की भूमि अवेलेबल नहीं होगी, तो हम बी कैटेगरी की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे। जब बी कैटेगरी की भूमि अवेलेबल नहीं होगी, तो हम उससे घटिया भूमि सी कैटेगरी की भूमि पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे बढ़िया भूमि पर प्रोडक्शन करें, ये रिकार्डो ने माना है। नेक्स्ट assumption लिए, बाजार में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। इसका मतलब है बाजार में उपज यानी कि उत्पादन जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उसकी एक ही कीमत होगी। परफेक्ट कंपटीशन में तो कीमत इंडस्ट्री डिटरमिन कर देती है ना। तो यहाँ पर भी अनाज की कीमत जो भी उत्पादन होगा उसकी कीमत को इंडस्ट्री फिक्स कर देगी और पूरे मार्केट में उसी कीमत के ऊपर अनाज की बिक्री होगी। रिकार्डो इन assumptions को लेकर रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, तो ये assumptions मैंने आपको बताई, किन assumptions के ऊपर रिकार्डो की थ्योरी बेस्ड है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन हमने पढ़नी है, तो एक्सप्लेनेशन अभी तो कंप्लीट होगी नहीं क्योंकि मैंने एक नेक्स्ट क्लास और लेनी है, तो मैं एक्सप्लेनेशन को कल ही शुरू करूंगी क्योंकि ये भी बीच में रह जाएगी, नेक्स्ट क्लास भी मुझे लेनी है। ऐसे लाइव क्लास मेरी नेक्स्ट क्लास सेकेंड ईयर की है, तो इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन हम कल शुरू करेंगे। जितना मैंने आपको बताया इसको आप अच्छे से याद कीजिए। रेंट का Okay, ma'am. चैप्टर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसको सब बहुत अच्छे से याद कर, ये चैप्टर याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इसको लर्न करना, कल मुझे प्रॉब्लम बताना। आज के लिए इतना ही है। Okay, ma'am. भारती ना आ रही।